This is a discussion for the test number 1, that is HFST 01. So let's start with the discussion. पहले पेज से start करते हैं. On the first page we have 6 questions जिसे हम देख लेते हैं एक बार. So पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि in the context of Indian economy which of the following statement correctly defines the term dead weight loss? It is created by market inefficiency when demand and supply is out of equilibrium. So this statement is actually right. तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि डेड वेट लॉस होता क्या है. तो डेड वेट लॉस होता है कि मार्केट इनएफिशिएंसी की वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई जब आउट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाता है, जैसे अगर मान लो वो टैक्स बढ़ा दिया तो अननेसेसरी रेट ऊपर बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई कम हो जाएगी. अगर मान लो टैक्स इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, आप कुछ खरीद सकते थे, आपकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो चीज़ महंगी हो गई ना. तो उसे हम बोलते हैं डेड वेट लॉस. सो दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यू शुड नो अबाउट द टर्म. और अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो कि अगर आपको नहीं पता तो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जैसे बी ऑप्शन है, इट इज़ द लॉस ड्रिवन बाय द मिस मैच ऑफ एक्सचेंज रेट. तो जितना हॉलिस्टिक लग नहीं रहा कि ये इम्पोर्ट्स में एक्सचेंज रेट का वो इम्पैक्ट होगा, तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट फिट नहीं हो रही, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो. सिमिलरली स्टेटमेंट डी को देखो, इट इज़ ड्रिवन बाय करप्शन, रेड टेपिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडिंग टू पुअर अवेबिलिटी ऑफ सर्विसेज. अब ये वही डेड वेट के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो इस स्टेटमेंट को भी आप हटा सकते हो. तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू आर लेफ्ट विद 2 स्टेटमेंट्स, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी भी थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है एंड ऑप्शन ए भी लॉजिकल लग रहा है. तो इनमें से कोई आप एक फिर चूज कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो. और जो 50-50% वाले क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 10 क्वेश्चन इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप 3 से 4 क्वेश्चन तो ठीक कर लोगे उनमें से, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव स्कोर ही दे के जाएंगे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? इंक्रीज अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, येस इट इज़ राइट. सेकेंड इज ग्रेटर लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटी मार्केट, ये भी सही है, डायरेक्ट है. डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी मार्केट, ये भी सही है, इक्विटी मार्केट डेवलप होंगी क्योंकि पैसा रहेगा ज़्यादा, उसमें बायर्स एंड सेलर्स होंगे, ज़्यादा यूज़ होगी इक्विटी मार्केट. देन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को क्यों इंक्रीज करेगा? सेंट्रल बैंक तब इंक्रीज करता है जब इन्फ्लेशन होता है, तब होती है आपकी इंटरेस्ट रेट राइज. एफपीआई या एफडीआई के आने से इंटरेस्ट रेट राइज नहीं होती, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. नेक्स्ट इज राइज इन फॉरेन रिजर्व ऑफ द कंट्री. ऑब्वियसली जब द एफपीआई आएगा तो डॉलर की फॉर्म में आएगा एंड इट विल बी गोइंग टू कन्वर्ट इनटू रुपी. तो कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होगा जो आएगा हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर. सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 5. वैसे भी अगर आप 4 को एलिमिनेट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एलिजिबल टू रेज मनी फ्रॉम और पार्क एक्सेस मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. अब देखो LAFS के बारे में आपको पता होना चाहिए. इट इज़ अबाउट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. तो ये तीनों शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए ही होते हैं बेसिकली. तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैव टू बी देयर, प्राइमरी डीलर्स हैव टू बी देयर. नाउ रीजनल रूरल बैंक्स, these are not included under LAF. So the answer should be option C, that is 1 and 3. एंड ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट करता है, तो ये आपकी क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. द नेक्स्ट इज ओकन्स लॉ. नाउ ये एक नई चीज़ है ओकन्स लॉ, बिकॉज देर आर मल्टीपल लॉज जो आते हैं. वी सी फिलिप्स का, वी सी दूसरे लॉज भी हम पढ़ते हैं, पर ओकन्स लॉ इज समथिंग न्यू. So Okun's law, it is mainly relates with unemployment and losses in country's production. अब अगर आप इसमें से कुछ हटा सकते हो तो यू कैन सी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रेट हो गया, इन्वेस्टमेंट लेवल एंड कंट्रीज प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट लेवल एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. तो कहीं ना कहीं दिस क्वेश्चन कैन बी डन ओनली विथ व्हेन यू हैव नॉलेज अबाउट द क्वेश्चन. तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए. तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट योर करंट अफेयर्स. कहीं ना कहीं न्यूज़ में रही होगी ये चीज़, तभी पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. ऑब्वियसली यू नो अबाउट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब ये है कि कोई भी गड़बड़ी होने से पहले आप टाइम पे एक्शन ले लो. तो ये बेसिकली होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए.
बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो बैंक्स स्ट्रेस में आ रहे हैं, जिनके एसेट्स एनपीएस में जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके लिए ये रहता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अंडर पीसीए एनबीएफसी विद वीक फाइनेंशियल मेट्रिक्स कैन आर पुट अंडर वॉच बाय आरबीआई। ये एक रीसेंट अमेंडमेंट है, यू शुड बी अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स। आफ्टर द फॉल ऑफ आईएल एंड एफएस, आरबीआई हैज़ इंक्लूडेड एनबीएफसीज अंडर पीसीए, कि एनबीएफसीज को पीसीए में डालना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये बड़े एनबीएफसीज फेल होते हैं तो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो पीसीए का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, इट डज नॉट अप्लाई टू फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग थ्रू ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज। क्यों अप्लाई नहीं होगा? फॉरेन बैंक्स भी कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करेंगे, तो ये भी होने चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। पीसीए कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन केस ऑफ पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। अब यहाँ पे देखो थोड़ा कैच है तो ये भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ, पर ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, पेमेंट बैंक, छोटे छोटे बैंक्स हैं। तो अगर ये गिर भी जाते हैं तो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, और वैसे भी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए रहते हैं बैंक्स। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एज सच राइट, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ पीसीए। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डू नॉट एंड इन द फाइनल कंजम्पशन एंड दे आर नॉट फाइनल गुड्स ईदर। तो ना तो ये फाइनल कंजम्पशन में जा रहे हैं, ना ये फाइनल गुड्स हैं। ये मटेरियल, दे आर यूज्ड एज मटेरियल इनपुट्स। तो क्या होगा? तो इट शुड बी इंटरमीडिएट गुड्स। अगर ये फाइनल कंजम्पशन में जाता तो ये बन जाते क्या? कंज्यूमर गुड्स। अगर ये फाइनल कंजम्पशन में जाते तो कंज्यूमर गुड्स बन जाते। अगर जैसे मशीन वगैरह है, अगर वो प्रोडक्शन के काम में ली जा रही है चीज़, तो उसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर तो होते हैं पर डायरेक्टली यूज नहीं होते कंज्यूमर के द्वारा, उनको फिर और दोबारा प्रोसेस किया जाता है, फिर वो कंज्यूमर्स के काम आते हैं। जैसे मान लो आटा है, वीट को हम लोग ग्राइंड करते हैं तो फ्लोर बनता है। अब ये फ्लोर बन गया आपका इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि ये ब्रेड बनाने में, बेकरी के अंदर या बाकी किसी और चीज़ में यूज़ होगा, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता कई बार, तो वो वहाँ पे बन जाता है इंटरमीडिएट गुड। ये जैसे टायर्स हो गए, वो भी इंटरमीडिएट गुड हो जाएंगे। टायर्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, वो फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज उसको यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर ए कार और ऑटोमोबाइल। सो टायर्स आर नॉट डायरेक्टली यूज, दे आर फर्स्ट यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग एनी अदर प्रोडक्ट। नाउ गिफिन गुड, गिफिन गुड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के अंदर क्या होता है कि जैसे आपकी इनकम राइज करेगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। गिफिन गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल टाइम्स में तो अगर इनकम राइज करेगी तो डिमांड इनकी कम होगी, पर अगर इनका प्राइस बढ़ा तो इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फूड प्रोडक्ट्स, जैसे आपके ग्रेन्स वगैरह हो गए, वो आ जाते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड के अंदर, वो गिफिन गुड्स के अंदर। सो हेयर द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ सेकंड पेज पे चलते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। With reference to the rate of repurchase, consider the following statement. It is the rate at which RBI lends money to the commercial banks. Yes, this is right. बेसिक से आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आता है कि इस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है फॉर शॉर्ट टर्म। इंक्रीज रेट ऑफ रिपर्चेज इज पार्ट ऑफ कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यस, इट इज़ राइट। अगर बैंक्स को पैसा महंगे रेट पे मिलेगा तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट को हाई रखेंगे, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू फाइट इन्फ्लेशन। तो इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इफ द रेट इज बीइंग इंक्रीज्ड। इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द कमर्शियल बैंक्स। दिस इज राइट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3. Question number 8. Consider the following statement to highlight the adaptations of plant to cold ecosystems. कोल्ड इकोसिस्टम्स के लिए कौन से अडेप्टेशंस यूज करेंगे? फर्स्ट वन इज क्वेश्चन प्लांट्स, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डस्ट प्रेजेंट इन द एयर। देखो, इस स्टेटमेंट का आपको शायद नहीं पता होगा, पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं। कोल्ड इकोसिस्टम में वहाँ पे क्या होगी? आइस और स्नो होगी वहाँ पे। तो स्नो होगी और स्नो के पिघलने से क्या होता है? प्योर वाटर मिलता है, तो जिसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? कम होंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो डस्ट से न्यूट्रिएंट कलेक्ट कर सकता है तो एक अडेप्टेशन बन सकता है, और नेचर में कुछ भी पॉसिबल होता है।
सो यू कैन से दैट आई विल नॉट कंसिडर दिस एज रॉन्ग, इसको सही मान सकते हैं। अगर इसको बिल्कुल सही भी ना मान तो गलत भी नहीं मान सकते, तो मैं इसको पॉजिटिव साइड रखूंगा। सेकेंड, आर्कटिक पॉपी, द हेयरी स्टेम्स हेल्प इन रिटेनिंग हीट। देखो हेयरी जो चीज़ें होती हैं वो टेम्परेचर मॉड्यूलेशन का काम करती हैं। आपकी बॉडी पे भी हेयर्स हैं, जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, इस पर अगर हेयर्स हैं तो क्या होगा, एक छोटा सा माइक्रो एनवायरनमेंट इसके चारों तरफ बन जाएगा जिसमें कि टेम्परेचर मॉड्यूलेट हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट शुड बी राइट। कॉटन ग्रास, इट्स स्मॉल सीड्स आर स्केटर्ड बाय विंड्स, ऑब्वियसली विंड को यूज करेगा, कर सकता है। देन लाइकन्स ग्रो स्लोली एंड टॉलरेट कोल्ड टेम्परेचर, डायरेक्टली ही दिया हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो चारों स्टेटमेंट ऐसी नहीं कि मैं इनको गलत कह पाऊँ डेफिनेटली, तो मैं चारों को राइट मानूंगा। सो हेयर द आंसर बिकम्स ऑल द 4 पेयर्स, चारों के चारों पेयर मुझे सही लग रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। विद रेफरेंस टू फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज अ फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फ्लैश किससे बनती है? फ्लैश बनती है कोल से। जब कोल को हम जलाएंगे तो फ्लैश बनेगी। और कोल किससे बनता है? प्लांट से। जब प्लांट्स बरे हो जाते हैं डीप अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, द प्लांट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। सो प्लांट्स के अंदर यू फाइंड ऑल दीज एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कोल के अंदर भी होंगे तो फ्लाई ऐश के अंदर भी होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी राइट। नाउ नेक्स्ट इज फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड। ऑब्वियसली फ्लाई ऐश के अंदर न्यूट्रिएंट्स है तो उससे आप रिक्लेम कर सकते हो वेस्टलैंड को। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स राइट। थर्ड वन, ब्रिक्स मेड बाय फ्लाई ऐश ऑफर हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। दिस इज ऑल्सो राइट, ये सही है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3। वैसे ही फ्लाई ऐश काफी न्यूज में रहता है तो यू शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट, consider the following about next is question number 10. Consider the following statements in context of the protected areas. Only central government can declare national parks, whereas only state governments can declare wildlife sanctuaries. अब देखो ओनली वर्ड जो है वो एक्सट्रीमिटी डाल देता है यहाँ पे। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं? तो सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन डिक्लेयर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। Center can only declare wildlife sanctuary and national parks, whereas state transfers the authority of an area to the center. This statement is right कि सेंटर ही डिक्लेयर कर सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, जब क्या कहते हैं स्टेट जो है उस एरिया को दे दे कि हाँ सेंटर आप डिक्लेयर कर दो। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। ये पूछ रहा है नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना है कि जब नॉट करेक्ट पूछा गया है तो यू हैव टू गो फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। 11th, which of the following are characteristics of pollutants for the occurrence of biomagnification? अब biomagnification क्या होता है? biomagnification का मतलब क्या है कि हर एक लेवल के साथ जो पोल्यूटेंट्स का कंटेंट है एक बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानो कि पोल्यूटेंट्स गए रिवर्स के अंदर और रिवर्स में पहले फाइटोप्लैंक्टन्स ने उनको खाया और फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन्स ने खाया, उनको खाया फिशेस ने। तो हुआ क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर जो पोल्यूटेंट्स का लेवल होगा वो थोड़ा होगा। अब जूप्लैंक्टन्स सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं तो इनके अंदर पोल्यूटेंट्स का लेवल बढ़ जाएगा, और फिशेस जूप्लैंक्टन्स को खा रहे हैं तो उनका पोल्यूटेंट्स का लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है बायोमैग्निफिकेशन। जो पोल्यूटेंट्स है विद ईच लेवल देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द बॉडी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये गलत होगा। क्यों? अगर सॉल्युबल हुआ तो कंटेंट इंक्रीज ही नहीं करेगा, वो एक्सक्रीट कर देंगे उसको। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। बायोलॉजिकली एक्टिव, यस बायोलॉजिकली एक्टिव है तभी तो ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी एनिमल बॉडी के अंदर जा पा रहे हैं, तो दिस इज राइट। शॉर्ट लिव्ड, अगर ये शॉर्ट लिव्ड हुए तो कहीं ना कहीं बीच में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो डिस्ट्रॉय अगर हो गए तो फिर इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करेगा, तो मैग्नीफाई नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मोबाइल, यस दे आर मोबाइल, दैट्स वाई दे आर एबल टू move from water to the bodies, to the living organisms. So answer should be option C, that is 2 and 4. Now let's come to question number 12. Question number 12 says which of the following are remedial measures to tackle eutrophication? So eutrophication को tackle करने के लिए कौन से measures use होंगे? See, जब भी आपसे ऐसी चीज़ें टर्म्स पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए उसका बेसिक मीनिंग क्या है। तो यूट्रॉफिकेशन में क्या होता है? यूट्रॉफिकेशन के अंदर यू हैव अ बॉडी
एक लेक वगैरह कोई बॉडी होगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स रन ऑफ हो जाए एग्रीकल्चर फील्ड से और न्यूट्रिएंट्स उसमें एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होगा, फास्टर एल्गल ब्लूम, एल्गी जो है उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, जो कि उसके सरफेस को कवर कर लेगा। इसके सरफेस के कवर होने की वजह से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से कट ऑफ हो जाएगा वाटर बॉडी का, और जो अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो हो जाएंगे डेड। तो इसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एनऑक्सिक कंडीशंस बन गई। सो इसका रेमेडियल मेजर क्या होगा, पहला बोल रहा है बायोमैनिपुलेशन। बायोमैनिपुलेशन का मतलब ये है कि आप बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिजम्स को इसमें डालोगे जो इसको रेमेडी कर देंगे, कि अगर एल्गी ज़्यादा तो एल्गी कम कर देंगे, न्यूट्रिएंट ज़्यादा न्यूट्रिएंट कम कर देंगे, जिससे कि इसमें जो गड़बड़ हुई है उसको ठीक किया जा सके। तो फर्स्ट इज राइट। सेकेंड इज एरिएशन। एरिएशन एक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कट ऑफ एटमोसफियर से कट ऑफ होने की वजह से। अगर हम यहाँ पे एरिएशन एयर डाल देंगे अंदर तो ये ऑर्गेनिजम्स मरेंगे नहीं। तो दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। देन इंटरनल लोडिंग। इंटरनल लोडिंग का मतलब ये कि आप और न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर डाल दो। अगर और न्यूट्रिएंट्स डालोगे तो वो यूट्रोफिकेशन को बढ़ाएगा कम करने की बजाय, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। फोर्थ वन इज क्रिएटिंग एनऑक्सिक जोन। अगर देखो एनऑक्सिक जोन बनाओगे तो क्या होगा, एनऑक्सिक जोन बनाने से तो ये ऑर्गेनिजम्स और जल्दी मरेंगे नीचे वाले। सो दिस ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। और वैसे भी जो एल्गी है वो तो ऑक्सीजन ऊपर से ले ही सकता है, एटमोसफियर से ले ही सकता है, तो एनऑक्सिक जोन से भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ये, बल्कि और भी ज़्यादा डिटेरिएट करेगा सिचुएशन को। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2। तो यू शुड बी थोरो विथ योर कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट्स का थोरो हो तो मोस्टली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन के ऊपर क्वेश्चन, और इट इज मेनली अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोलता है कर्नाटका हैज नोटिफाइड फॉर क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन। सो इट इज, अगर करंट अफेयर आपने पढ़ा है तो इट इज नॉट कर्नाटका, इट इज तमिलनाडु। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। ऑल द हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स विल बी स्टॉप्ड इन द प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन। तो अब इसके अंदर देखो ऑल बोल रहा है, यार एग्जिस्टिंग भी होंगे और नए भी आएंगे, तो आप एग्जिस्टिंग वालों को कैसे बंद कर सकते हैं एकदम से? तो एग्जिस्टिंग वाले तो रहेंगे चालू, हाँ नए जो प्रोजेक्ट आएंगे उन वो अब कोई लॉन्च नहीं होगा, नया कोई हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च नहीं हो सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्सट्रीम, और इसको आप सिर्फ लॉजिक के बेस पे कर सकते हो। सो आंसर हेयर बिकम्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ये ऑल नहीं होगा, ऑल द न्यू हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स विल बी स्टॉप्ड इन द प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन। नाउ पॉइंट हेयर इज दैट जब भी आप किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग बोलोगे तो यू शुड हैव अ वेरी सॉलिड रीजन कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है। तो कभी भी किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग करो तो यू शुड हैव अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्यों इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कह रहे हो, फैक्चुअली रॉन्ग है, किस वजह से रॉन्ग है, उससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इट इज़ अबाउट नीला कुरिंजी और कुरिंजी फ्लावर। नाउ ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है एंड इट हैज़ बीन इन न्यूज़ ऑल्सो। इट इज़ सेइंग इट इज़ एंडेमिक टू हिमालयाज। दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। देखो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो या तो हिमालयाज में होगी या वेस्टर्न घाट्स में होगी, और हिमालयाज में भी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रहती है। तो दिस नीला कुरिंजी रिलेट्स विद वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। इट ब्लूम्स एवरी 12 years, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक है, एंड दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 only। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द कॉज फॉर 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट के लिए कॉज क्या हो सकते हैं? कॉज पहला बोल रहे थे लॉस ऑफ ब्रिटेन इन वॉर लाइक फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर्स एंड क्राइमियन वॉर्स। देखो डायरेक्ट कॉज ये बेशक नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस देता है कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स राइट। तो ये एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज ये जितने भी वॉर्स थे ये 1940s में हुए हैं, तो 1840s में हुए, तो 1857 से जस्ट पहले ही ये वॉर्स हुए जिसमें ब्रिटेन को हार झेलनी पड़ी है। तो इसकी वजह से क्या कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा इंडियन रूलर्स के अंदर कि वो भी ब्रिटिश को हरा सकते हैं।
Next is the attempt at socio-religious reforms such as abolition of sati, support to widow remarriage, and women education. Obviously, they were putting these, they were enforcing these reforms on India. जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वो 1800 1830s से आना शुरू हो गए थे इंडिया के अंदर, तो जिसकी वजह से एक रिजेंटमेंट थी इंडिया के अंदर कि आप हमारे ऊपर अपने कानून क्यों थोप रहे हो या अपने सोशल रिफॉर्म्स क्यों थोप रहे हो. थर्ड वन इज द पासिंग ऑफ द जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट. दिस इज ऑल्सो राइट कि जो जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट है उसके थ्रू मतलब कि उसमें क्या हुआ था, उसमें ये बोला गया था कि कोई भी पर्सन जो आर्मी के अंदर है ही हैज़ टू डू ड्यूटी, कहीं पे भी उसे ड्यूटी करनी होगी, यानी अगर उसे समुंदर पार भी करना पड़े तो उसे करना पड़ेगा. अब इंडियंस के लिए क्या था, समुंदर को पार करना एक अशुभ संकेत माना जाता था कि अगर आपने समुंदर को पार किया तो आप प्योर नहीं रहोगे, आप इम्प्योर हो जाओगे. तो एक तरह से इसको देखा जाता था, गलत नज़रिए से देखा जाता था समुद्र को पार करना या सी को पार करना, ओशन को पार करना. तो ये जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट जो थी ये भी एक बहुत बड़ा इशू था विद रिस्पेक्ट टू द 1857 रिवोल्ट. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3. Next, very easy question. He described the Congress as a Congress of flatters and Congress sessions a holiday recreation. He said that we will not achieve anything in our labors if we croak once a year. So he was critical about Congress. ये पता चलता है. अब next statement है, he was the first Congress leader to suffer several terms of imprisonment for the sake of the country. Now we know this thing. पहले बंदे जो कांग्रेस से जेल में गए हैं, he was बाल गंगाधर तिलक. सो थर्ड स्टेटमेंट से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो. आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. दादा भाई नारोजी जेल में नहीं गए. बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय ये लोग बाद में कभी गए हैं, शुरुआत में नहीं गए. शुरुआत में इट वॉज बाल गंगाधर तिलक ओनली. वो 1890s से ही जेल के चक्कर काट रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस फॉर द कंट्री. नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अमर सोनर बांग्ला was composed by Rabindranath Tagore. We know this thing. जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, it was composed by Rabindranath Tagore. So this statement is right. Well known fact है ये. Then second is Sarojini Naidu became the first person to host Indian flag on the foreign soil in Germany. Now this becomes little controversial because we know Sarojini Naidu को हम कभी देखते नहीं कि देश से बाहर गई थी. और दूसरी बात ये कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं मैडम बीकाजी कामा, जिन्होंने पहली बार इंडिया का फ्लैग फॉरेन सॉइल पे फहराया था. तो इट वाज इन जर्मनी ओनली. तो जर्मनी पे आपको टेस्ट नहीं कर रहा है एग्जामिनर, आपको टेस्ट कर रहा है कि क्या आपको जो कोर फैक्ट है वो पता है या नहीं पता. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड बाय महात्मा गांधी. देन अगेन ये बिकम गलत हो जाते. क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इफ यू रिमेंबर 1906 में दादा भाई नारोजी के प्रेसिडेंशियलशिप में जो सेशन हुआ था उसमें स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड इट वॉज मेनली टू काम डाउन द एक्सट्रीमिस्ट जैसे बाल गंगाधर तिलक वगैरह है, इनको काम डाउन करने के लिए इसको डिक्लेयर किया था. सो आंसर ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉट करेक्ट. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 2 and 3 ओनली. Now क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी सिंपल. द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 इज वेरी फेमस. विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट सेपरेटेड इन दैट. कौन सेपरेट हुए थे? पता है हमें, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 10 to 20 सेकेंड्स. नेक्स्ट पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन. अब हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन सी क्रॉप्स हुई थी कल्टिवेट? इफ यू सी, वीट होगा ऑब्वियस है. बार्ले मतलब जौ, तो जौ भी रही होगी. सीसेम मतलब तिल. मस्टर्ड मतलब सरसों. कॉटन मतलब कॉटन पता ही है आपको. तो कपड़ा तो पहनेंगे तो पांचवा भी ठीक होगा. और अगर आप देखोगे जौ, तिल और सरसों, ये ऐसी क्रॉप्स है नेचुरल क्रॉप्स हैं जिनको आराम से उगा सकते हैं. तो ये पांचों क्रॉप्स रही होंगी. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3 and 5. क्वेश्चन नंबर 20. This cave is situated on the left bank of the Waghora river during the Gupta period. तो अब कीवर्ड से हम मार्क करो. वाघोरा रिवर बोला है, गुप्ता पीरियड बोला है उसने,
और रिचली ऑर्नामेंटेड कीव्स विद एडिट इन द ओरिजिनल ग्रुप, तो गुप्ताज ने भी इस पे काम किया। द पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स आर रिगार्डेड एज मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, तो बुद्धिस्ट के साथ ये रिलेट करती हैं। देन द फेमस महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केव। अब देखो महापरिनिर्वाणा जो बुद्धा, ये इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज ये हमें कहाँ मिलती हैं, अजंता केव्स के अंदर। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। सो यू हैव टू मार्क द कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स के थ्रू आंसर आ जाएगा। ये इस वाले क्वेश्चन में भी हुआ, एंड इफ यू सी तो क्वेश्चन नंबर 16 में भी मैंने ऐसे ही किया। लास्ट वाली स्टेटमेंट से क्वेश्चन हो गया। तो ये वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं जो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होते हैं, तो इनको कभी छोड़ना नहीं है, करना है इन क्वेश्चन को, इजीली है, जल्दी हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंदिरवासी। अब मंदिरवासी किसे बोलते हैं? मंदिरवासी बोलते हैं हम लोग जैनिज्म में। जैनिज्म में जो सेक्ट होते हैं उसमें मंदिरवासी होते हैं। मंदिरवासी किसके? दो सेक्ट्स होते हैं जैन्स के अंदर, एक होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। तो श्वेतांबर के अंदर जो एक सब सेक्ट है वो बनता है आपका मंदिरवासी। तो जैनिज्म के श्वेतांबर सेक्ट के अंदर बन जाता है मंदिरवासी। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। फैक्चुअल है, यू शुड नो अबाउट इट। नितिन सिंघानिया में दिया हुआ ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेक्कन पॉलिसी ऑफ द मुगल। डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल के बारे में देखते हैं। द डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल्स वाज स्टार्टेड विद द रेन ऑफ बाबर हु कॉन्कर्ड कंदेश एंड बेरार। तो देखो मैंने कीवर्ड्स को मार्क किया कि डेक्कन पॉलिसी कब शुरू हुई थी, तो बाबर के टाइम पर कंदेश और बेरार में। अब देखो हमें इतना तो पता है कि अकबर वॉज द पर्सन जिसने मुगल एम्पायर को बढ़ाया, उसके बाद औरंगजेब ने और बढ़ाया, ठीक है। तो बाबर का क्या रोल था? बाबर का रोल ये था कि बाबर केम टू इंडिया एंड उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया मुगल एम्पायर को। उसके बाद हुमायूं रहे और उसके बाद फिर अकबर आए। तो अकबर वॉज द पर्सन जो उसको बढ़ाएगा। तो बाबर कौन रहेंगे? जो एस्टेब्लिश करेंगे। बाबर और हुमायूं वर एस्टेब्लिशिंग द किंगडम, वो आके अपने लिए स्पेस बना रहे थे। तो अकबर विल बी द पर्सन जो उसको आगे बढ़ाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज नॉट बाबर, इट इज अकबर हु started the Deccan policy for Mughals. Then second is Akbar fought against Malik Amber of Ahmednagar. This again is wrong. It was Jahangir who fought against the Malik Amber of Ahmednagar. So second statement भी wrong हो जाएगा. During the Shah Jahan's reign, Aurangzeb as governor of Deccan followed an aggressive Deccan policy. This is right. शाहजहां के टाइम पे जो औरंगजेब था, he was the governor of Deccan. तो गवर्नर ऑफ डेक्कन ये थे, और आप देखेंगे भी कि औरंगजेब काफ़ी क्लोज थे डेक्कन के। उन्होंने इवन ताजमहल की कॉपी भी बनवाई थी, विच इज़ अ वेरी बैड कॉपी ऑफ ताजमहल इन द डेक्कन रीजन ओनली। सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, पॉलिटी का क्वेश्चन है। इट इज़ अबाउट लोक अदालत। लोक अदालत डील्स विद द केसेस इन प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नोट द केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। वाई? क्यों नहीं करेंगे? कोर्ट्स का बर्डन कम करने के लिए तो लोक अदालत को लाया गया है। तो अगर दोनों पार्टीज की सहमति होती है तो जो भी पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में वो लोक अदालत में डाले जा सकते हैं, एंड दे शुड नॉट बी द क्रिमिनल केसेस। वो नॉर्मल केसेस रहेंगे, सिविल केसेस रहेंगे, बेसिकली डिस्प्यूट्स वाले। सेकेंड, they have been given statutory status under National Legal Services Authority. This is right. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगी। एन अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत लाइज ओनली इन द हाई कोर्ट। देखो ओनली वर्ड तो आपकी आईब्रोज रेज करेगा ही। दूसरा, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये देखो लोक अदालत जो है वो क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू आम सहमति, दोनों की रजामंदी से यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो जो भी यहाँ पे फैसला होगा, पहली बात तो उस पर अपील होगी ही नहीं। अगर किसी रीज़न की वजह से कोई ग्राउंड्स बनते हैं कि अपील की जाए, तो अपील की जाएगी उस रिस्पेक्टिव कोर्ट के अंदर जहाँ से केस शुरू होना चाहिए। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू या सेशन कोर्ट के थ्रू, कि अगर कोई भी केस है या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में पहले जाएगा, फिर उसकी अपील जाएंगी हाई कोर्ट में। तो अगर लोक अदालत का फैसले के अगेंस्ट अपील करनी भी है ऑन एनी ग्राउंड्स, तो इट हैज़ टू गो थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, लोक अदालत के जो अवार्ड्स होते हैं दे कैन नॉट बी अपील्ड, उनकी वो फाइनल डिसीजंस होते हैं बिकॉज वो रजामंदी से निकलते हैं। बट कई बार कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से अलाउ कर देते हैं अपील को, तो अपील जाएगी तो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाएगी रेदर देन गोइंग टू हाई कोर्ट।
So third statement is also wrong. Answer here becomes option C, that is 2 only. Now next आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 24 says, with reference to Gram Nyales Act 2008, consider the following statement. As per the act, Gram Nyales can hear only civil cases. This is wrong. वो सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस को हियर करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर 2 साल से कम इम्प्रिजनमेंट वाले जो केसेस हैं, छोटी छोटी चोरी वोरी हो गई, इस तरह की चीज़ों को आप ग्राम न्यायालय में लेके जा सकते हो. The न्याय अधिकारी shall be appointed by state government in consultation with High Court. Obviously, it is right. ग्राम न्यायालय is guided by the principle of natural justice. Yes, केसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए, जस्टिस डिलीवरी जल्दी करने के लिए, ये दे आर बेस्ड अपॉन दी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. एंड ऑब्वियसली जो न्याय अधिकारीज हैं, दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल द इंटीग्रिटीज ऑफ द नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम. और वैसे भी जुडिशरी जो जस्टिस डिलीवरी है उसको फास्ट करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए, इट फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो स्टेटमेंट 2 and 3 बोथ आर राइट. आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली. Next is, consider the following statement with respect to district judge. Appointment and promotion of the district judges of any state are made by state governor in consultation with High Court. Yes, सही है, डायरेक्टली गिवन है डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए. ही पोजेसेस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन सिविल मैटर्स ओनली. फिर गलत हो गया, क्योंकि सिविल एंड क्रिमिनल दोनों मैटर्स में ही हैज़ द ओरिजिनल एज वेल एज अपीलेट जुरिस्डिक्शन. सिविल मैटर्स को हियर करते वक्त ही इज़ द डिस्ट्रिक्ट जज, एंड क्रिमिनल मैटर्स के टाइम पे द पर्सन इज सेशन जज. So the second statement is wrong. So answer becomes option A, that is 1 only. Next is question number 26. Which of the following liberties is sought to be secured to the citizens of India in the preamble? Preamble के अंदर कौन सी liberties हैं जो कि दी गई हमें? Thought, expression, faith, belief and worship. Obviously सारी की सारी liberties मिलती हैं हमें preamble के थ्रू. So प्रियम्बल में डायरेक्टली मेंशन्ड है. आंसर शुड बी ऑप्शन ए. सोचने का होना चाहिए, खुद को सोच रहे हैं तो विचार भी कर पाएंगे, और सोच रहे हैं तो बोल भी पाएंगे. तो दूसरा फेथ, बिलीफ और वर्शिप. अगर हम किसी में विश्वास करना चाहते हैं, वो लिबर्टी है मेरे पास कि मैं किसी भी चीज़ में विश्वास करूं, किसी भी चीज़ में अपने बिलीफ रखूं, किसी की भी वर्शिप मैं कर सकता हूं. तो वो लिबर्टी है मेरे पास कि मैं किनकी वर्शिप करना चाहता हूँ, कहाँ फेथ रखना चाहता हूँ, क्या विचार मैं रखना चाहता हूँ, उनको एक्सप्रेस मैं करना चाहता हूँ. तो वो लिबर्टीज प्रियम्बल मुझे प्रोवाइड करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाई कोर्ट्स इन इंडिया. द प्रेसिडेंट कैन एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी. अब देखो प्रेसिडेंट कैसे वर्क करता है. प्रेसिडेंट वर्क करता है यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे, या आप कह लो यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस पे. तो डू यू थिंक कि यूनियन गवर्नमेंट को हम ये पावर्स देंगे कि वो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन को हटा दे? इट शुड बी रॉन्ग. इट शुड बी पार्लियामेंट. पार्लियामेंट शुड हैव द पावर टू एक्सक्लूड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी rather than the president. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. ये ठीक है. अब इसका रीज़न ये है कि देखो कोई स्टेट बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई नया स्टेट बन जाए, और कई बार एक ही स्टेट के एक ही हाई कोर्ट के अंदर मल्टीपल स्टेट्स भी आ जाती हैं. तो इसलिए जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो छोड़ दी गई है कि पार्लियामेंट अपने आप से डिफाइन, और जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप से डिफाइन कर सकता है कि कितनी स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसके अंदर. देन थर्ड इज द पार्लियामेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम कीपिंग upon their respective workload. So it is not parliament, it is president, so that appointment can be made easy. वरना हर बार हर एक हाई कोर्ट के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, बिल पास करवाना पड़ेगा, तो जुडिशरी कैन बी अफेक्टेड. So this power has been given to the president. So here the third statement also becomes wrong. So यहाँ पे पूछ रहा है correct answer becomes option B, that is 2 only. 28th क्वेश्चन देख लेते हैं. As per the preamble, the ultimate sovereignty in Indian polity rests with which of the following? अभी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को ऑप्शन देखे ही बिना
कि इट इज द पीपल द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया. पार्लियामेंट के पास नहीं है अल्टीमेट सोवरेनिटी, क्योंकि पार्लियामेंट को कौन चूज करता है? पीपल चूज करते हैं. प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करता है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अगेन कौन करता है? इलेक्ट पीपल ऑफ इंडिया. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो पार्लियामेंट के थ्रू ही आते हैं. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द रिपब्लिक मेंशन इन द प्रीएम्बल. रिपब्लिक के जो मेंशन किया गया है प्रीएम्बल के अंदर, उसके लिए कौन सी चीज़ें करेक्ट है? द टर्म रिपब्लिक इन अवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड, नॉट हेरिडिटरी हेड. दिस टर्म इज बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि हमारा हेड जो इलेक्टेड है, जो प्रेसिडेंट हमारा होता है, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, एंड ही इज़ द इलेक्टेड पर्सन. ऐसे नहीं है जैसे ब्रिटेन के अंदर है कि देयर इज अ मोनार्की, कि एक ही परिवार से द हेड विल बी अपॉइंटेड. सो वी हैव ए रिपब्लिक. दिस टर्म इज बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑल्सो राइट. ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया गया है. सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2. अब देखो यहाँ पे देखो, उसने नीदर 1 nor 2 को ऊपर ले आया. सो थोड़ा सा पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताकि ये सिली मिस्टेक जो है वो अवॉइड की जा सके. Question number 30. With reference to dark energy and dark matter, consider the following statement. Dark energy accounts for 90% of the universe total mass and energy. So देखो ये न्यूज़ में था काफ़ी, तो you should know about it कि it is about 68%, not 190%. So answer becomes option. So sorry, the first statement becomes wrong. Dark matter accounts for 27% of the total matter in the space. This is right. ये दिया हो, ये मतलब ये सही है बात. Third statement is, while dark energy attracts holds galaxies together, dark matter repels and causes expansion of our universe. देखो एनर्जी क्या करेगी? एनर्जी आपको बाहर फेंकेगी. तो डार्क एनर्जी कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स. मैटर के अंदर क्या होती है? मैटर के अंदर होती है ग्रेविटी. तो वो क्या करती है? अट्रैक्ट. तो इट विल होल्ड. तो इन्होंने स्टेटमेंट को क्या ऊपर नीचे कर दिया. तो थर्ड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. तो थर्ड को आप रॉन्ग कर दो, तो COD तो हट ही गए, बच गया 1 and 2. और फर्स्ट स्टेटमेंट यू शुड नो अबाउट इट कि भाई इट इज़ नॉट 90, इट इज 68%. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. अगर नहीं भी पता होता तो भी आप एटलीस्ट 50% तक तो आ ही जाते. आप 2 ऑप्शंस पे तो आ ही जाते, तो उसमें से एक चूज करना रहता. नेक्स्ट इज मिराई पैत्या वानाक्राई रिसेंटली इन द न्यूज़. अब देखो इसमें मुझे पता है वानाक्राई इज ए मालवेयर, तो मेरा आंसर इसी से निकल जाएगा. एंड पैटिया भी आई नो इट इज़ समवेयर रिलेटेड विद साइबर के साथ रिलेटेड है, और कई वायरस वोरस के अंदर. ये जो बी ऑप्शन को तो मैं हटा ही सकता हूँ, इवन क्वांटम कंप्यूटिंग को भी हटा सकता हूँ. सो आंसर है इज ऑप्शन सी, दैट इज मालवेयर्स. इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द हेपेटाइटिस वायरस. हेपेटाइटिस वायरस के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं? हेपेटाइटिस बी एंड सी आर यूजली कोज्ड बाय कंटेमिनेशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड. देखो हेपेटाइटिस किसको अफेक्ट करता है? आपके लीवर को अफेक्ट करता है. तो देयर आर एक्चुअली 5 वायरसेस जो अफेक्ट करते हैं, A, B, C, D और E, जिसमें से A और D जो हैं वो होते हैं कंटेमिनेटेड फूड के साथ रिलेट करते हैं. हेपेटाइटिस E वायरस कैन बी इन्फेक्टेड फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट. इट इज एक्चुअली हेपेटाइटिस B. अब मान लो कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स का नहीं पता है, फिर भी चलो इसको मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, तो आपने गोला लगा दिया कि नहीं पता, राइट है या रॉन्ग है. You are confused between for both the statements. Vaccine has been developed to prevent hepatitis E infection. ये थोड़ा सा लॉजिकल है कि हाँ यार वैक्सीन्स तो डेवलप करते ही हैं हम लोग वायरस के लिए, तो इट कैन बी राइट. Then last is hepatitis A and D usually result from parental exposure to the infected body fluids. तो again it is mainly B, C and D. तो BCD जो वायरसेस हैं वो पेरेंटल एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से अगर हो जाए तो वो अफेक्ट हो सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग. अगर इन चारों स्टेटमेंट्स में देखोगे तो A, B एंड D तीनों फैक्चुअल चीज़ें पूछ रहा है.
सी ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप कह सकते हो कि हाँ यार डेवलप तो कर लिया होगा हमने। तो आई विल गो विद द ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी एज सच, ऑप्शन सी ही इसका आंसर है। एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट द ऑप्शन, मतलब हेपेटाइटिस बी के बारे में तो अवेयरनेस होनी ही, हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में तो आपको अवेयरनेस होनी ही चाहिए, दे आर मस्ट फॉर यू। सो जस्ट नोट इट डाउन कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपर लूप सिस्टम। अब ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ टेस्ला। टेस्ला ने बोला था कि वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज नोन एज हाइपर लूप सिस्टम। इट वर्क्स ऑन अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेज मैग्नेटिक लेविएशन इन हाई प्रेशर ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज। देखो मैग्नेटिक लेविएशन पे ये वर्क करेगा, यस सही है। हाई प्रेशर ट्यूब्स में नहीं वर्क करेगा, ये करेगा लो प्रेशर ट्यूब्स में वर्क। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। लो प्रेशर से क्या होगा कि एयर ड्रैग कम हो जाएगा। सेकेंड, इन दिस हाई प्रेशर ट्यूब्स कीप ईच पोर्ट होवरिंग अबव द ट्रैक एंड मैग्नेटिक लेविएशन रिड्यूसेस एरोडायनेमिक ड्रैग। तो ये कह रहा हाई प्रेशर जो है ट्यूब्स में वो हर एक पोर्ट को होवरिंग होने से बचाएगा और मैग्नेटिक लेविएशन रिड्यूस करेगा एरोडायनेमिक ड्रैग को। ये अगेन रॉन्ग है। मैग्नेटिक लेविएशन क्या करेगा, वो करेगा फ्रिक्शन को कम। जब भी रेल के ऊपर कोई चीज़ चलेगी तो वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो मैग्नेटिक लेविएशन में हम क्या करते हैं कि जो ट्रैक्स है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं फिर उसको रन करवाते हैं। तो एरोडायनेमिक ड्रैग को तो कम करेगी क्या चीज़, जो लो प्रेशर है, जो वैक्यूम है। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो नैनो टेक्नोलॉजी का हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हो, बहुत ही एट द स्केल ऑफ 10⁻⁹ मीटर्स, उस स्केल पे जब हम वर्क करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अलर्टिंग कंज्यूमर्स दैट द फूड इज कंटेमिनेटेड, यस इट कैन बी यूज्ड। कुछ हम उसमें मतलब कुछ पार्टिकल्स नैनो पार्टिकल्स डाल सकते हैं जो कि डिटेक्ट कर सके जो फूड हो कंटेमिनेट हुआ है या नहीं हुआ है। रिपेयर टीयर्स इन द पैकेजिंग, यस इट कैन बी डन। रिलीज प्रिजर्वेटिव्स टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द फूड इन द पैकेज, ये भी कर सकते हैं। डिटेक्टिंग बैक्टीरिया इन पैकेजिंग, ये भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स एंड कलर इन फूड, ऑब्वियसली ये भी कर सकते हैं। सो देखो इसमें पांचों चीज़ें आप कर सकते हो। और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में ये बात ध्यान रखना, किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग कहने से, कभी भी अगर आप साइंस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप किसी स्टेटमेंट को रॉन्ग कहते हो तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि क्यों रॉन्ग है। ऐसे ही रॉन्ग नहीं कह देना है। और पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है किसी चीज़ की हो पाने की। जैसे आप रिपेयर कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हैं हम लोग रिपेयर। तो यू हैव टू बी वेरी कॉमन सेंसिकल इन दीज क्वेश्चंस। ब्लाइंडली सारी स्टेटमेंट्स को भी राइट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि हर एक स्टेटमेंट को राइट ना करें आप। बट ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्केप्टिकल भी नहीं होना कि हुआ है या नहीं हुआ, मुझे पता है या नहीं पता, ये भी नहीं करना। नॉर्मली आप इनको करेक्ट मान के चलो, बट हर एक स्टेटमेंट को इवेल्युएट करो और देखो कि यार इसमें कुछ गलत करने लायक तो नहीं है। अगर गलत करने लायक नहीं है तो सही मान के आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनकरेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द लीस्ट पावरफुल फोर्स अमंग नेचुरल फोर्सेज। देखो लीस्ट पावरफुल तो है, फर्स्ट इज राइट। ग्रेविटी अनोमलीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट। हाँ, जो अनोमलीज होती हैं ग्रेविटी के अंदर कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, उससे मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल बता सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कैसा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ये ज्योग्राफी की बुक्स में दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल एंड सेम अक्रॉस द अर्थ। अब ये रॉन्ग हो जाता है, क्यों? जो पोल्स हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है बजाय इक्वेटर्स के। वाई? बिकॉज ऑफ अर्थ स्पिनिंग। तो जब अर्थ स्पिन करती है तो इक्वेटर में उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है साथ में, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है। सो द आंसर बिकम्स सी हो जाए, सी आपका हो जाएगा रॉन्ग। डी देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रीजन बिहाइंड मून्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ये सही है।
सन के अराउंड जो अर्थ का रेवोल्यूशन है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और अर्थ के अराउंड जो मून का रेवोल्यूशन है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। सो थर्ड डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, ये भी सही स्टेटमेंट है। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। जो हमारा आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन सी, कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट इक्वल ऑल अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग with the present level of technology which of the following events is or are possible using genetic engineering? डिटेक्शन ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन एंड अनबोर्न। ठीक है, हम डिटेक्ट कर ही सकते हैं, आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम यूज़ करते हैं कि डिटेक्ट किया जाए। ऑल्टरिंग द एज ऑफ ह्यूमंस, ये देखो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, अभी तक मैंने नहीं सुना किसी को कोई जवान हो गया हो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से किसी भी वजह से किसी की एज कम हो गई हो, तो ये आज तक नहीं सुना हमने। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल येट, तो इसको हम काटा लगा सकते हैं। अब देखो मैंने बोला ना साइंस के अंदर यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्लासिकल केस उस चीज़ का स्ट्रॉन्ग रीज़न है, मैंने नहीं सुना कि जवान कोई हो सकता। अगर जवान हो सकते हैं तो जिनके पास इतना पैसा है दे वुड हैव रिड्यूस देयर एज। बिल गेट्स वुड हैव रिड्यूस हिज एज, वो रिड्यूस कर चुके होते। या वॉरेन बफे हैं जो कि काफ़ी एज्ड हो गई, इवन रतन टाटा जो अपने 90s में जा रहे हैं अब एज के अंदर, तो अपनी एज को कम कर लेते। तो दिस इज़ हाईली इम्पॉसिबल कि एज ऑल्टर हो जाए, अभी तक नहीं हुई है। सो दिस कैन बी रॉन्ग, और वो पूछ भी रहा है कि प्रेजेंट लेवल के हिसाब से। प्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड्स, हाँ न्यू फूड्स हम प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। सो सेकेंड शुड बी रॉन्ग, आंसर बिकम ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3। तो ये वैसा क्वेश्चन है कि साइंस को आप डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते कि सारी स्टेटमेंट सही होंगी, कुछ गलत हो सकती है। नेक्स्ट, ब्रेंट लाइन डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू। अब देखो ब्रेंट लाइन जो है ये थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है, मिलेगा नहीं आपको बुक्स के अंदर, ये बेसिकली करंट अफेयर्स में मिलता है। आंसर इज ऑप्शन सी, रिच नॉर्थ एंड पुअर साउथ से रिलेट करता है ब्रेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 38। नाउ दिस क्वेश्चन यू कैन आपकी ज्योग्राफी की बुक में दिया हुआ है मैप वर्ल्ड, जिसमें देर हैव बीन द वेरियस ट्राइब्स जो किस किस स्टेट में मिलते हैं वो मार्क किए हुए थे। यू जस्ट मेमोराइज दैट मैप, वो मैप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोटाज महाराष्ट्र के अंदर, तोड़ाज इन कर्नाटका, खासीज इन मेघालय, ये तो सही लग रहा है मुझे। देन अप्तानी इन मणिपुर, अप्तानी इन मणिपुर, ठीक है। अप्तानी का मुझे पता है, अप्तानी जो होते हैं अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। तो आई एम क्लियर अबाउट 2 ऑप्शंस, मुझे 1 और 2 का नहीं पता, पर 3 और 4 का मुझे पता है कि 3 इज राइट एंड 4 इज रॉन्ग। ये पूछ रहा नॉट करेक्ट, तो जहाँ पर भी 3 है पहले तो मैं उसको हटाऊंगा, ये मैंने हटा दिया। जहाँ भी 4 है उसको मैं करेक्ट मानूंगा, ये मैंने करेक्ट मान लिया। नाउ द 1 इज राइट, ये तो ऑप्शन मुझे बता रहे हैं कि पहला तो सही हो गई। तोड़ाज के बारे में देखना है कि तोड़ाज आर द इन कर्नाटका और नॉट। अगर ये कर्नाटका में नहीं है तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, बिकॉज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अगर वो है तो इट बिकम्स ऑप्शन डी। तो देखो कोटाज एंड जो तोड़ाज है वो तमिलनाडु में मिलते हैं, सो योर आंसर बिकम ऑप्शन सी। पर फिर भी यू हैव अराइव्ड एट द 50%, 50-50 पे आप आ गए हो, तो 3 में से एक क्वेश्चन तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी ना। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स फैक्ट्री फार्मिंग। और फैक्ट्री फार्मिंग में आप क्या करोगे? फैक्ट्री फार्मिंग में आप ऐसा करोगे कि फैक्ट्री के अंदर कुछ उगाओगे, ठीक है, फैक्ट्री के थ्रू उगाओगे। तो पहला बोल रहा है ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन लार्ज स्केल अंडर स्ट्रिक्टली कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये तो हम लोग कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस के अंदर करते हैं ना, ग्रीन हाउसेज जो बनते हैं वो ऐसा कुछ होता है। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ रेडी टू ईट फूड आइटम्स यूजिंग हेल्थी मिक्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। अब ये आप करते हो फूड प्रोसेसिंग के अंदर, तो ये भी फैक्ट्री फार्मिंग नहीं हुआ, आप फार्मिंग तो नहीं कर रहे ना फैक्ट्री लेवल पे। डेवलपिंग लोकलाइज स्मॉलर हाईटेक इंडस्ट्रीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट, ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा, ये तो रिलेट ही नहीं करता। देन लास्ट है रेजिंग पोल्ट्री एंड कैटल इन स्टॉल्स अंडर केयरफुल सुपरविजन, ये सही है। आप फैक्ट्री की तरह मुर्गियों को और कैटल्स को जब ग्रो करते हो, उनको रेज करते हो, बड़ा करते हो, तो उसे हम फैक्ट्री फार्मिंग कह सकते हैं। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। सो इफ यू डोंट नो अबाउट इट तो भी आप लॉजिकली इससे आ सकते थे इस क्वेश्चन के ऊपर, इसके आंसर पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेयर अर्थ मेटल। अब रेयर अर्थ मेटल के बारे में देख लेते हैं। चाइना इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स,
Yes, China is 90% of the production is being done by China only. Metals like uranium, thorium, thulium and scandium they are the examples of the rare earth metal. देखो यूरेनियम और थोरियम आपका रेयर अर्थ मेटल नहीं है. थोरियम को तो आप देख लो इंडिया की केरला बीच पे मिल जाता है मोनेजाइट सैंड के अंदर. जब भी हम इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं तो हम थोरियम के बारे में पढ़ते हैं और मोनेजाइट सैंड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो थोरियम इज नॉट एट ऑल ए रेयर अर्थ मेटल. यूरेनियम भी नहीं होगा. सो आंसर सेकंड तो गलत हो जाएगी. वैसे थ्यूरियम और स्कैंडियम ये दोनों रेयर अर्थ मेटल होते हैं. तो इनमें से दो रेयर अर्थ मेटल है, दो नहीं है, तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. थर्ड, rare earth metals are essential for manufacture of various kinds of electronic items and there is a growing demand for these elements. Yes, this is right. इनकी काफ़ी डिमांड है. इवन जो इंडिया की कुछ कार्स हैं जो काफ़ी लेट डिलीवरी हो रही है वो इसलिए हो रही है बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वी आर नॉट एबल टू गेट बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स. So the answer should be option C, 1 and 3 only. Now next is that question. Which of the following countries are members of G20 group? इस साल G20 इंडिया ही होस्ट कर रहा है तो इसको तो आपको पता होना चाहिए. और वैसे हम थोड़ा सा एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. इट सेज ब्राज़ील. यस, ब्राज़ील इज देयर. ब्रिक्स नेशंस तो है ही. मैक्सिको हैज़ टू बी देयर. अर्जेंटीना इज देयर. सिंगापुर आई डोंट नो है या नहीं, होना तो चाहिए बट वी विल सी. साउथ अफ्रीका ब्रिक्स नेशन मैंने बोला है तो ब्रिक्स नेशन तो होंगे ही होंगे. देन यूएई या सऊदी अरेबिया. यूएई शुड बी देयर, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर है ऑयल का. एंड इवन सऊदी अरेबिया भी. तो सिंगापुर भी मुझे तो लग रहा है होगा बट एक बार ऑप्शन हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. तो कॉन्फिडेंट मैं किस किस के लिए हूँ? मैं कॉन्फिडेंट ब्राज़ील के लिए हूँ, मैक्सिको के लिए हूँ, साउथ अफ्रीका के लिए हूँ, यूएई के लिए हूँ. इन चारों के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ. एंड इवन इफ़ यू आस्क मी तो अर्जेंटीना के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी कंट्री है. तो 1 2 3 5 एंड 6 ये जहाँ पर नहीं है वहाँ पर मैं हटा दूंगा. तो इसको मैं हटा सकता हूँ. 1 2 3 5 नहीं है यहाँ पे. देन आई एम लेफ्ट विद 1 2 3 7 एंड 1 2 3 5 एंड 7. तो देखो अब 6 तो किसी भी ऑप्शन, 6 सिर्फ बी ऑप्शन में दिया हुआ था. ठीक है, 6 को दिया था सिर्फ बी ऑप्शन में. और साउथ अफ्रीका इज देयर ये मुझे पता है. तो इसलिए अब यूएई मेरे ऑप्शन से हट जाता है और यूएई क्या सिंगापुर भी हट जाता है. तो अब ओनली बचता है 5. तो ऑप्शन जाएगा डी. 1 2 3 5 एंड 7. तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ G20. यूएई और सिंगापुर नहीं है इसके मेंबर्स. सो इफ यू आर हैविंग a basic knowledge also then you can somehow arrive to the answer. Now next देखते हैं. Consider the following regarding the Self-Reliant India Fund. It has committed over 50,000 crore to help small businesses with growth capital in the first year of its operation. देखो फर्स्ट ईयर इट्स ऑपरेशन में उसने हेल्प किया होगा बट आप सोचो ना 50,000 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है. यूजली जब भी हम किसी फंड वगैरह बनाते हैं तो 5,000 या 10,000 करोड़ तक ही रखते हैं. तो इट शुड बी 5,000 करोड़ नॉट 50,000. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग. तो बेसिक कॉमन सेंस के ऊपर है कि ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है या नहीं. द फंड स्टार्टेड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम एंड हैज प्रोवाइडेड 38 डॉटर फंड्स. ये ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज है. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. तो इसके अंदर यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक कि क्या ये फिगर सही हो सकता है या नहीं. ये मुझे सही नहीं लग रहा, ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इसको रॉन्ग मार्क कर लिया. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ विच ट्राइबल फ्रीडम फाइटर. देखो जनजातीय गौरव दिवस अगर हम इसमें बात करें तो बिसरा मुंडा का नाम सबसे पहले आता है. उनको गॉड की उपाधि दी गई है बिसरा मुंडा को, वो भगवान माने गए हैं. सो इसका आंसर भी ऑप्शन सी है, दैट इज बिसरा मुंडा. और यू हैव टू सी कि कौन से ट्राइबल मूवमेंट के साथ ये रिलेट करते हैं. नेक्स्ट, विद इन द यूएन क्लाइमेट चेंज रिजीम पार्टीज कैरी आउट लॉसेज एंड डैमेज रिलेटेड एक्टिविटीज. इनमें से द फॉलोइंग एक्टिविटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग किसके थ्रू करेंगे? ग्लासगो डायलॉग, फिजी क्लियरिंग हाउस फॉर रिस्क ट्रांसफर, सेंटियागो नेटवर्क फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर थीमेटिक एक्सपर्ट ग्रुप. नाउ दिस इज बेसिकली अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके इकोलॉजी से करंट अफेयर रिलेट करता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है.
ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 4 चारों के चारों करेक्ट हैं, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन 1 2 3 एंड 4. सो लॉस एंड डैमेज रिलेटेड एक्टिविटीज कैरी करता है ग्लासगो डायलॉग, फिजी क्लियरिंग हाउस, देन सेंटियागो नेटवर्क एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड थीमेटिक एक्सपर्ट ग्रुप. चारों ही इसके साथ रिलेट करते हैं. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल नॉन प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी. तो जो नापा है वो बनाई गई थी जीएसटी के अंदर, और इसका बेसिक रोल ये था कि जब जीएसटी आया तो बोला गया कि जो इफेक्टिव टैक्स रेट्स हैं वो हो जाएंगे कम. तो इसकी वजह से क्या था कि ये माना गया कि जो कंपनीज या जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्राइसेस को कम करेंगे, पर पॉसिबिलिटी है कि वो प्राइसेस कम ना करें. तो उसको चेक करने के लिए नापा को बनाया गया था कि जो भी जीएसटी आ रहा है उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो कंज्यूमर को पहुंचे, कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्राइसेस ना बढ़ाएं और जो टैक्स रेट कट हुआ है वो टैक्स रेट कट सीधा कंज्यूमर तक जाए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नापा इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. अब ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि जीएसटी के अंदर बनाया गया है, तो जीएसटी इज अ लॉ. अगर वो कानून है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट कैन नॉट टेक सुओ मोटो एक्शन इवन विदाउट अ कंप्लेंट फ्रॉम द सिटीजन. क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, इसका काम ही ये है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. So it is asking which of the following statement is correct. So answer becomes option D. It has to be, नापा को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, तो सुओ मोटो एक्शन वो ले सकता है. नेक्स्ट इज द टर्म लेवियांट ऑफन हर्ड इन न्यूज roughly corresponds to which of the following regions? Regions along eastern Mediterranean shores. Region, if you have seen Levant you relate with the Mediterranean Sea. और Levant में you might have heard about the word Levante winds. तो लेवेंटे विंड्स कहाँ होती है? ईस्ट साइड में होती हैं, ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन में होती हैं. सो इसका जो आंसर है वो बनेगा रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स. ये आपकी जीसी लियोंग बुक के अंदर इफ़ यू सी द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, वहाँ पे लेवियांटे विंड्स दिया हुआ है. सो उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा जो लेवियांट रीजन्स हैं वो लेवियांटे विंड वहाँ पे फ्लो करती है, एंड दीज आर द रीजन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन शोर्स. मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न साइड पे ये रीजन है. तो बाकी ऑप्शंस को तो कवर करने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी. ये रॉन्ग है. द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आरबीआई गवर्नर इज नॉट द चेयरमैन ऑफ बीबीबी. बीबीबी रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. दिस इज राइट, इसका बेसिक फंक्शन है ये. BBB helps the public sector banks in developing strategies and capital raising plans. This is also right. वो help करता है strategize करने में. So your answer should be option B, that is 2 and 3. Next question पे आते हैं. Question number 48. Consider the following statements. Asia Infrastructure Investment Bank, Missile Technology Control Regime, Shanghai Cooperation Organization. Which of the following? India is member of the above. तो इंडिया AIIB का भी है, MTCR का भी है और SCO का भी है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 एंड 3. तीनों ही सही हैं. वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली कर सकते हो. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. देखो इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक. हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, वो किसके पास है? आरबीआई के पास. तो आंसर बिकम्स लास्ट में आरबीआई हो जाएगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, if a particular area is brought under 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it? अगर कोई पर्टिकुलर एरिया 5th शेड्यूल में हम लेके आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल. यस, ये ट्रांसफर प्रिवेंट करेगा. कैसे? गवर्नर के पास पावर है कि वो चीज़ कह सकता है कि कोई भी लैंड जो ट्राइबल पीपल के पास है वो नॉन ट्राइबल्स के पास नहीं जाएगा. और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जल और ज़मीन जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ट्राइबल्स के लिए, उनको इफेक्ट ना हो. तो ट्राइबल्स को कोई लूट ना पाए, ट्राइबल्स को कोई घाटा ना कर पाए, उसके लिए लैंड ट्रांसफर को रोका जा सकता है. दिस वुड गिव प्राइम मिनिस्टर एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द एरिया. प्राइम मिनिस्टर को क्यों देगा? या तो प्रेसिडेंट को देगा या गवर्नर को देगा. प्राइम मिनिस्टर को देने का क्या मतलब है? तो इट इज गिवन टू द president or the governor.
दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ऑब्वियसली रॉन्ग, एब्सर्ड स्टेटमेंट है ये। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर declared on different criteria, not on the basis of fifth schedule. So this statement along again becomes wrong. So answer becomes option A, that is this would prevent the transfer of land of tribal people to the non-tribal people. Now 50 questions done हो गए हैं, एक बार CSET questions कर लेते हैं, then I will be giving you 1 or 2 pointers जो आपको ध्यान रखने हैं. Let's start with the 51st question. The main threat of maintaining progress in human development comes from the increasingly evident sustainability. देखो, जब भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे तो हमेशा कीवर्ड्स को मार्क करते हुए चलो, और जब भी एक पैराग्राफ आप पढ़ लेते हो या एक लाइन आप पढ़ लेते हो तो आप एक बार उसके सामने थोड़ा सा सोच लो कि बोलना क्या चाहता है. यहाँ बोल रहा है मेन थ्रेट ऑफ मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न. तो पहली स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहा है कि जो मेन थ्रेट आता है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए वो आता है जब अनसस्टेनेबिलिटी होती है प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न्स के अंदर. करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हैविली ऑन फॉसिल फ्यूल्स. जो अब हमारा जो करंट प्रोडक्शन लेवल है वो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है. वी नाउ नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट. ये रिसोर्सेज फाइनाइट है. अनसस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज फाइनाइट है. The close link between economic growth and greenhouse gas emission needs to be served for human development to become truly sustainable. तो उसने क्या बोला यहाँ पे, जो लिंक क्लोज लिंक है इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में, दिस शुड बी सस्टेनेबल होना चाहिए. ये मतलब कि इनके बीच में क्लोज लिंक और सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट्स ने लेना शुरू कर दिया है, क्या एक्शंस लेने शुरू हो गए हैं. बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बता रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस कर रहा है. यहाँ पे क्या है, ये एक्शंस क्या लेने शुरू किए हैं. डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू ह्यूमन डेवलपमेंट. अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, जो चैलेंजेस ऊपर थे उनका सॉल्यूशन दे दिया कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इन चैलेंजेस का. अनसस्टेनेबिलिटी, अब ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे. तो देखो मैंने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने पूरे पैराग्राफ को तोड़ लिया कि अलग अलग एरिया में क्या क्या बोल रहा है. पहले एरिया में बोल रहा है कि अनसस्टेनेबिलिटी की वजह से प्रोग्रेस कैसे रुकती है. फिर बोल रहा है कि अनसस्टेनेबिलिटी के रीज़न क्या है, कि फॉसिल फ्यूल्स और ये फाइनाइट हैं. तो फिर आखिरी में अभी बता रहा है कि इसके बेसिक फिलॉसफी क्या है, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो दोनों हमें चेक में रखना पड़ेगा. उसके लिए क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कुछ एक्शन लेने शुरू किए हैं. डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसे एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को उनकी हेल्प करनी चाहिए. तो मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब क्वेश्चन देखते हैं. अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू, तो डायरेक्ट ही पूछ लिया इसने. हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, यस है. देन सेकंड इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी इसने बोला है, दोनों स्टेटमेंट बोली है. फॉसिल फ्यूल भी बोला, फाइनाइट भी बोला है. एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, दिस इज अ मेजर दैट इज बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट्स टू चेक दिस अनसस्टेनेबिलिटी. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सो इफ यू हैव रेड द पैराग्राफ क्लियरली तो आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. वरना बच्चे क्या करते हैं, दे डू दिस थिंग कि अरे ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तीनों चीज़ें लिखी हैं तो उसको राइट मान लो, तो उसकी सेंस नहीं बन पाती है. ऑल्दो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, बट आपको समझाना ये था कि जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ते हो तो पैराग्राफ को ब्रेक कर लो, और एक एक लाइन या एक एक पैराग्राफ, अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं एक एक लाइन, तो हर एक लाइन के सामने थोड़ा सा एक शॉर्ट नोटिंग्स दे दो कि यार ये है किसके बारे में, सो दैट वेल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू आर अवेयर अबाउट इट कि बोला क्या जा रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हमने ले लिया उसके एक्सप्लेनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 15, 30, 75. देखो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, मैं बल्कि यहाँ से भी हटा दूँ, अगर मैं यहीं से करूँ तो 10 into 1 और 10 into 1.5, 1.5 into 2, 30 into 2.5. तो कहीं ना कहीं 0.5 का चेंज आता जा रहा है. जैसे आप देखोगे 20, 10, 10,
15, 30, 75। अब हम ये रखेंगे 10, 10, 15, 30 एंड 75। तो 15 इंटू 2 इज़ 30, 30। ये 15 इंटू 1.5 कह सकते हो, ये 1 कह सकते हो, ये क्या कह सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30 इंटू 3 आ जाएगा, सॉरी 30 इंटू 2.5, ये 2.5 करोगे 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 20 इंटू 0.5 अगर कर दोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। तो पैटर्न हमें मिल गया कि 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 75 इंटू 3 हो जाता है आपका 225। तो बेसिकली हमने किया क्या, देखो क्वेश्चन को हमने सबसे पहले सीक्वेंस को इस तरह से लिख लिया, और जो आंसर है उसको यहाँ पे लिख लिया कि भाई अगर सीक्वेंस में नेक्स्ट आ रहा तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो हमने रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए वो सामने लिख लिया। तो रिलेशन अगर इन दोनों के बीच में देखो तो अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 इंटू 1 तो 10 हो जाएगा। इसको अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आ जाएगा, 15 को 2 से करूँगा तो 30 आ जाएगा, इसको अगर 2.5 से करूँगा 75 आ जाएगा। तो नेक्स्ट होना चाहिए 3, तो आ जाएगा 225। सो इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली जल्दी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज्ड इन अ वे दैट देयर इज एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड डी, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो इसको या तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, या आप चाहो तो बेसिक नॉर्मल मेथड से कर सकते हो। जैसे आपने लिख लिया 1 2 3 4 5, तो इसने बोला ए और ई के बीच में 2 लेटर्स होंगे। तो ए और ई के बीच में अगर 2 लेटर्स होंगे तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बन सकता है बी सी एंड डी, देन बन सकता है डी बी एंड सी, देन बन सकता है सी डी एंड बी, ये हो सकता है। उसके बाद बन सकता है सी बी एंड डी, उसके बाद बन सकता है डी सी एंड बी, एक बन सकता है बी सी एंड डी। तो यू हैव 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर हम ए और ई की थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते तो ए को यहाँ पे ले आए और ई को यहाँ ले आए तो इसके भी 6 बन जाएंगे। और अगर हम इन दोनों को आपस में रोटेट कर दे तो उसके भी 6 बन जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम पहले ई लिख दें फिर ए लिख दें, पहले ई लिख दें फिर ए लिख दें, तो हमारे पास टोटल 24 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ आई हैव सॉल्व दिस। तो अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज़्यादा वेल वर्स नहीं हो तो यू कैन गो बाय दिस मेथड एज वेल, वो इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं इस मेथड से भी। सारे तो नहीं होंगे पर अगर बेसिक क्वेश्चन आया तो हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 more टू बी। तो ये कह रहा है कि ए के पास कुछ कॉइन है, मान लो ए के पास है ए कॉइन्स, तो वो क्या करता है अपने आधे कॉइन्स +2 दे देता है बी को। तो ये मान लो हम आ गए बी, ऐसे बी के पास नंबर ऑफ कॉइन बी है, बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 more टू सी। तो बी क्या करता है अपने आधे +2 कॉइन दे देगा सी को। सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 more टू डी। तो सी अपने आधे कॉइन और 2 दे देगा डी को। अब कह रहा है कि डी इज नाउ हैविंग द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है आपका 10 है। तो डी के पास कितने कॉइन्स हो गए, 10 कॉइन हो गए। तो हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगिनिंग, तो ए के पास कितने कॉइन होंगे, तो सी प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो सी के पास कितना हो गया, तो इट बिकम्स, ये इस तरह से आ जाएगा, c इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो c हैज़ 16 कॉइन्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लिया, अब हम आ रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन पे। तो इट इज़ b प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो b बाई 2 इज इक्वल टू 14, 16 में से 2 चला गया तो b बन गया आपका 28। ठीक है, अब ये हो जाएगा 28 के इक्वल। तो ये आपका आ जाएगा a बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 28, दैट बिकम्स a बाई 2 इज इक्वल टू 26। तो a इज इक्वल टू 52। माई आंसर इज 52।
तो बेसिक लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट मल्टीपल डाल दी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी, तो एक एक बढ़ता जा रहा है। तो मैं इसको अगर डिकोड करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इसने बोला है कि कौन सा लेटर 100th प्लेस पे आएगा, 100वें पोजीशन पे कौन सा लेटर आने वाला है, ये मुझसे ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि भाई देखो, एक अगर ये सीक्वेंस बनेगी तो कैसे बनेगी। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं नीचे वाली चीज़ को। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता है बच्चे, तो डायरेक्टली बिना मैथ्स के भी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम देके कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो देखो ये मेरी सीक्वेंस बन रही है, ऐसे आएगा तो आगे 6 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए। तो मुझे बताना है कि 100वीं पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा। 1 का मतलब 1 है, यहाँ पे 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 3 पोजीशंस है, 4 का मतलब 4 पोजीशंस है, 5 का मतलब 5 पोजीशंस है। तो ये 5 पोजीशंस के इक्वल है। तो अगर मैं प्लस करता हूँ इसको, जैसे 1 + 2 + 3 तो 6 हो गया, +5 हो गया 10, और 4 हो गया 10, और +5 हो गया 15। तो मेरे पास 15 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे मेरी 15 पोजीशंस बन जाती हैं। तो ये एक चीज़ समझ आ गई आपको। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15 16 17। अब मुझे ये देखना है कि मेरा 100 सम कहाँ पे बन जाएगा, 100 मेरा सम कहाँ पे बन सकता है। तो मेरा अगर 100 सम मुझे बनाना है तो देखो पहले 10 का जो सम होता है वो होता है 55। यू कैन डू दिस थिंग। 1 + 9 इज 10, 2 + 8 इज 10, 3 + 7 इज 10, 4 + 6 इज 10। तो 1 2 3 4 40, तो ये हो गया, 5 हो गया 45, और 10 बच गया लास्ट में 55। तो यू कैन मेक इट 55, तो यहाँ पे आ गया। 55 + 11 कितना आ जाएगा, 66, + 12 आ जाएगा 72, 13 आ जाएगा 91, देन 14 अगर प्लस करेंगे तो बन जाएगा 105। तो यहाँ पे मेरी 100वीं पोजीशन आ जाएगी। तो मुझे 14 तक देखना है, 14 तक कौन से लेटर, उसमें से लास्ट के 5 लेटर्स को हटा देना है, तो मेरी पोजीशन बन जाएगी कि उसके लिए कौन सी पोजीशन पे 100th पे आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ लेटर्स को, ABCDEFGHI IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो मुझे पहले 14 काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो गए मेरे 14 लेटर। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉक जो बनेगा, ABCD, तो जो लास्ट ब्लॉक बनेगा वो ये बनेगा। अब जब मैं लास्ट ब्लॉक पूरा का पूरा ये 14 वाला ब्लॉक जब मैं रखूँगा उस सीक्वेंस में, तो 105 पोजीशंस मेरे पास आएंगी, और मुझे देखना है कि 100th पोजीशन पे कौन सा है। तो लास्ट के जो 5 लेटर्स हैं, 3 4 5, इनको मैं हटा दूंगा, तो ये बन जाएगी मेरी 100th पोजीशन। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज आई। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो पहले हमने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे 1 लेटर है, यहाँ पे 2 लेटर है, फिर ये 3 लेटर है, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 100th लेटर पता करने के लिए, जो 100वां लेटर वो पता करने के लिए हम सबको प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ग्रुप के अंदर 100वीं पोजीशन आएगी। तो ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां ग्रुप। तो हमारे 14th ग्रुप के अंदर 100वीं पोजीशन आएगी। उसके बाद 100वीं पोजीशन आ गई, तो मैंने देखा कि 14th ग्रुप के अंदर कितने कौन से मेरे पास लेटर्स होंगे। तो मेरे पास ए से लेके एन तक के लेटर्स होंगे 14th ग्रुप में। अब मुझे 14th ग्रुप जब मैं पूरा ऐड करूंगा तो मेरी जो पोजीशंस बनेंगी वो बनेंगी 105। अब 1 से लेके 14 को ऐड करो तो 105 आता है। तो यानी 105 पोजीशन, 105th पोजीशन इसने मुझे बता दी, पर मुझे चाहिए 100th। 100वीं पोजीशन मुझे चाहिए। 100वीं पोजीशन के लिए मैं क्या करूँगा, बाकी के जो 5 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो 5 पोजीशन वो मैं काट दूंगा। तो मैंने एन को, एम को, एल को, के को और जे को काट दिया, तो बचा मेरे पास आई। तो आई विल बी एट दी 100th पोजीशन, 100वीं पोजीशन पे आई होगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन।
Now, with this, the discussion is concluded. बस I just want to tell you two three things. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कभी सॉल्व करते हो तो ऑलवेज ट्राई टू यूज लॉजिक. लॉजिक हमेशा यूज करो कि यह चीज़ पॉसिबल है या नहीं है. वेन एवर यू आर मार्किंग एनी स्टेटमेंट रॉन्ग, यू शुड हैव अ रीज़न फॉर दैट कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है. ठीक है, तो ये एक मार्क करना. तीसरा, अगर आप इजी क्वेश्चन देखते हो, सिंगल लाइनर्स देखते हो और वो आपको आते हैं, तो डोंट वेस्ट मोर टाइम ऑन दैट. जैसे हमने इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन में किया, आरबीआई है, डायरेक्टली मार्क के आगे बढ़ गए, तो वो आपको टाइम सेव करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. बाकी देखो, द कॉन्सेप्ट्स यू शुड बी थॉरो विद देम. कॉन्सेप्ट्स एंड योर बेसिक नॉलेज जो है वो आपकी सही रहनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे. अगर कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो ये तो बेसिक है. बाकी इनको यूज़ करके आप कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो वो इन चीज़ों से करोगे कि लॉजिक यूज़ करना है. किसी स्टेटमेंट को अगर आप रॉन्ग कह रहे हो तो यू शुड हैव अ रीज़न, लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि क्यों रॉन्ग है. और इजी क्वेश्चंस को आप जल्दी करो, उनमें टाइम वेस्ट मत करो, उनको मल्टीपल टाइम्स मत पढ़ो, सो दैट यू आर एबल टू सेव योर टाइम. सो सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन बच्चे. थैंक यू वेरी मच.